हेलो नमस्कार दोस्तों। फ्यूचर सीरीज इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज की जो टेस्ट सीरीज का सॉल्यूशन हम कर रहे थे, उसके पेपर नंबर 13 का एक वीडियो हम देख चुके हैं। ये उसका पार्ट 2 है। तो चलिए हम जो बचे हुए क्वेश्चन वो इसमें ले लेते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है उस टेस्ट पेपर का, पेपर 13 का, कि 24 स्टूडेंट्स कलेक्टेड मनी फॉर डोनेशन। The average contribution was Rs 50. Later on, their teacher also contributed some money. Now the average contribution is 56. The teacher's contribution is कि 24 स्टूडेंटों ने कुछ मनी कलेक्ट की डोनेशन के लिए, तब उनका एवरेज आ रहा था कितना? 50। बाद में उन्होंने टीचर ने कुछ पैसा और दिया, तब उनका एवरेज हो गया 56 यानी 56। तो आपसे ये पूछा कि टीचर का कंट्रीब्यूशन क्या था। तो आप सबसे पहले एक ध्यान रखिए कि एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है। एवरेज इज इक्वल्स टू सम ऑफ डेटा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेटा। डेटा की जगह कुछ भी हो सकता है। सम ऑफ डेटा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेटा, ये एवरेज का फॉर्मूला होता है। तो मैं ये कह सकता हूं कि सम ऑफ डेटा क्या होता है। सम ऑफ डेटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एवरेज मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ डेटा। अपन ये फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। तो मैं ये करूं कि सम ऑफ 24 स्टूडेंट्स कंट्रीब्यूशन, 24 स्टूडेंट की कंट्रीब्यूशन का सम क्या आएगा? एवरेज कितना? 50 इंटू क्या? नंबर ऑफ डेटा, यानी नंबर ऑफ डेटा स्टूडेंट कितने हैं? 24। 24 को जब मैं 50 से मल्टीप्लाई करूंगा कितना आएगा? 1200 रुपये। कितना आएगा? 1200 रुपये। सम ऑफ 24 स्टूडेंट्स प्लस वन टीचर कंट्रीब्यूशन, यानी 24 स्टूडेंट और एक टीचर के कंट्रीब्यूशन का सम क्या आएगा? एवरेज कितना? 56 इंटू, अब कितने लोग हो गए? पहले 24 थे, अब कितने हो गए? 25 हो गए। तो इंटू 25, आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 1400 रुपये। अब आपको देखो, ये 24 स्टूडेंट का समय, ये 24 प्लस एक टीचर का समय। तो आप यहां से निकाल सकते हैं कि टीचर्स कंट्रीब्यूशन कितना आएगा। सेकंड में से फर्स्ट को क्या कर दो? माइनस कर दो। क्या आंसर आ गया? 200 रुपये। यानी टीचर ने जो अमाउंट दिया वो कितना है? 200 रुपये। टीचर ने जो अमाउंट दिया वो कितना है? 200 रुपये। नेक्स्ट आप देखिए, साइकिल वॉज परचेज इन RS 440। वॉट शुड बी द मार्क प्राइस ऑफ द साइकिल इफ ऑन गिविंग 12% डिस्काउंट देर इज ए प्रॉफिट ऑफ 26%। यानी एक साइकिल खरीदी है कितने में? 440 रुपये में। इस पे आपको प्रॉफिट चाहिए कितने का? 26% का। और आप उस पे जो मार्क प्राइस है, जो लिखी हुई प्राइस है, उस पर 12% का डिस्काउंट भी दे रहे हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले ये मानता हूं कि लेट मार्क प्राइस इज इक्वल्स टू एक्स रुपीज। डिस्काउंट कितना आपका? डिस्काउंट है आपका 12%। ये परसेंट हो गया डिस्काउंट का। यदि अमाउंट मेरे को फाइंड आउट करना है तो डिस्काउंट हमेशा किस पे मिलता है? जो प्राइस लिखा रहता है उस पे मिलता है। जो प्राइस लिखा रहता है उस पे मिलता है। तो लिखी हुई प्राइस क्या है? एक्स, इसका 12%। आपने मार्क प्राइस पे डिस्काउंट दे दिया। डिस्काउंट देने के बाद जो अमाउंट आया आप उस पर सेल कर रहे हो, तो आपका सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा? सेलिंग प्राइस होगा मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट इज इक्वल्स टू एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स इंटू 12/100। और यहां से आपका आ जाएगा 100x माइनस 12x डिवाइडेड बाई 100, यानी 88x बटे में क्या आ जाएगा? 100। इसको एज इट इज छोड़ दीजिएगा, अभी अपन को सोल्व नहीं करना। इसको ये रहने दे, कैलकुलेशन बाद में करेंगे सारी। अब आप क्या देखो कि साइकिल की आपके पास क्या है? कॉस्ट प्राइस है। बिल्कुल कितनी है? कॉस्ट प्राइस आपको गिवन है 440। कॉस्ट प्राइस कितनी है? 440 रुपए। आपके पास और क्या है कॉस्ट प्राइस के अलावा? कॉस्ट प्राइस के अलावा मेरे पास क्या है भाई साहब? मेरे पास है इसका प्रॉफिट भी है। कि प्रॉफिट कितना है?
26%, तो मेरे पास प्रॉफिट परसेंट है, कितना है प्रॉफिट परसेंट, 26%। तो मेरा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, अब देखो कि प्रॉफिट हमेशा किस पे होता है, प्रॉफिट हमेशा होता है कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस 440, तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा 440 इंटू 26 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है यहाँ तक। तो मैं इससे सेलिंग प्राइस निकाल लेता हूँ। सेलिंग प्राइस क्या आएगी, सेलिंग प्राइस होता है कॉस्ट प्राइस प्लस में क्या प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस प्लस में प्रॉफिट। तो कॉस्ट प्राइस है 440 प्लस ये हो गया 440 इंटू 26 डिवाइडेड बाई 100। 440 आप कॉमन ले लीजिएगा, तो 100 प्लस 26, और ये आपका आ गया 440 इंटू 126 डिवाइडेड बाई। अब आपने देखा एक आपका सेलिंग प्राइस आप इतना बता रहे हो, सेकंड कंडीशन में आप इतना बता रहे हो। तो आप देखिएगा ये भी सेलिंग प्राइस है, ये भी सेलिंग प्राइस है, दोनों सेम ही चीज है। तो आप देखो फ्रॉम 1 एंड 2, तो आपका क्या होना चाहिए 88x अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 440 इंटू 126 डिवाइडेड बाई 100। अब आपको पता है बीच में इक्वल्स टू का साइन है और सारे नंबर आपके मल्टीप्लाई या डिवीजन में है, तो ऊपर का ऊपर कैंसिल आउट हो जाता है, नीचे का नीचे कैंसिल आउट हो जाता है, और ये मैंने काट दिया। अब इसको भी आप आगे लिख लीजिएगा डायरेक्ट। x बराबर क्या आएगा 440 इंटू 126 डिवाइड में क्या 88। इसको आप काटोगे 2 बार और इसको आप काट लो 10 बार, इसको आप काटो 6 3, तो 10 इंटू 63 630 इसका क्या आ जाएगा आंसर। आपका x का आंसर आ गया 63। x आपने क्या माना था, मार्क प्राइस माना था, आपको निकालना क्या था, व्हाट शुड बी द मार्क प्राइस, यानी आपको मार्क प्राइस ही निकालना था। वो कितना होना चाहिए आपका 630 होना चाहिए, यानी 630 रुपए आपको उस पर अमाउंट लिखना पड़ेगा जो आप लिखोगे उस पर। ये आपको दे रखा है, आपसे पूछा x-2 का होल स्क्वायर क्या आएगा। थोड़ा सा इक्वेशन मिस प्रिंट है, ये इक्वल्स टू यहाँ ना होके क्या है पूरे के आगे 194। 194 थोड़ा सा क्वेश्चन अजीब सा लग रहा है, बट हम थोड़ा सा इसको करने की ट्राई करते हैं, देखते हैं आगे क्या आता है। यहाँ पावर 4 है, यहाँ x है, तो पहले हम पावर 4 से x की तरफ चलने की कोशिश करते हैं। अब मेरे को पता है x की पावर 4, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/x की पावर 4 इज इक्वल्स टू 194। ये इसको मैं a स्क्वायर बनाऊं और इसको b स्क्वायर बनाऊं, तो साथ में क्या होना चाहिए प्लस में 2ab होना चाहिए। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ x का होल स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर, प्लस में 2 ऐड किया मैंने, दोनों दोनों तरफ क्या ऐड किया 2 ऐड क्यों किया अभी बताता हूँ। इस 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं 2 को ऐसे लिख सकता हूँ, क्या मैं इसके मल्टीप्लाई में ये लिख दूं तो कोई फर्क पड़ेगा, फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऊपर एक स्क्वायर है नीचे एक स्क्वायर है, कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आ जाएगा 196। अब देखिएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल्स टू समथिंग आ रहा है आपका, तो क्या मैं इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ जी, बिल्कुल लिख सकता हूँ। इसका मैंने स्क्वायर रूट ले लिया, स्क्वायर रूट लिया तो क्या हुआ, दोनों तरफ क्या ले लो स्क्वायर रूट ले लो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना आ जाएगा +-14 आएगा। क्या आएगा +-14, बट ये स्क्वायर है ये भी स्क्वायर है, तो मैं सिर्फ आंसर क्या लूंगा प्लस वाला लूंगा, क्योंकि दोनों तरफ क्या आ रहा है स्क्वायर आ रहा है ना, इधर भी स्क्वायर, स्क्वायर्स का सम क्या होता है, किसी भी नंबर का स्क्वायर हमेशा क्या होता है पॉजिटिव होता है। तो ये भी पॉजिटिव नंबर है ये भी पॉजिटिव नंबर है, तो इनका सम भी क्या आना चाहिए पॉजिटिव आना चाहिए। मैंने 14 ले लिया, चलिएगा यहाँ तक अपना क्वेश्चन हो गया। स्क्वायर तक पहुंच गया, अपन को एक्स तक आना है। अब आगे देखिएगा, स्क्वायर तक पहुंच गए, अब आगे एक्स तक आना है, तो क्या करेंगे हम वापस वही प्रोसेस फॉलो करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना
14, दोनों तरफ वापस 2 ऐड करिएगा, दोनों तरफ सेम नंबर ऐड किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी इज इक्वल टू 16, बिल्कुल ठीक। अब देखिएगा ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये वापस 2 का इक्वल ही है, इज इक्वल टू 16 आ रहा है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, दैट इज इक्वल्स टू 16। इट मीन्स एक्स प्लस 1/x क्या आएगा, प्लस माइनस 4 आएगा, प्लस माइनस 4 आएगा। ठीक है जी, फिर भी अपन यहाँ तक नहीं पहुँचे। यहाँ तक पहुँचने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जैसे जो मैंने प्रोसेस किया है, क्या किया है, यहाँ पे जो मैंने प्रोसेस किया है, क्या ये सिमिलर प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस मेरे को क्या किसके लिए करना पड़ेगा, मेरे को 1/x नहीं चाहिए, क्या नहीं चाहिए मेरे को, 1/x नहीं चाहिए मेरे को, 1/x हटाना है कुल मिला के। तो अब आप एक काम और कीजिएगा कि 1/x यहाँ पे x प्लस 1/x है, आप x माइनस 1/x यदि निकाल लेते हैं तो आपका ये हट सकता है बिल्कुल। तो मैं इसी इक्वेशन में एक नई चीज और करता हूँ, वो नई चीज क्या है जी, देखिएगा वो नई चीज ये है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इसमें से 2 में माइनस कर देता हूँ। 2 माइनस करने से क्या होगा, ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू माइनस 1/x इज इक्वल टू क्या आ गया, 12 आ गया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू क्या आ गया, 12 आ गया। तो क्या मैं इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। x माइनस 1/x क्या आएगा, प्लस माइनस रूट 12 आ जाएगा, प्लस माइनस रूट क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब देखिएगा ये प्लस माइनस हो सकता है, ये भी प्लस माइनस हो सकता है, तो आपको क्वेश्चन को करने के लिए या तो प्लस वाली वैल्यू लेनी पड़ेगी या माइनस वाली लेनी पड़ेगी, तो मैं प्लस वाली ले लेता हूँ। ये मेरी फर्स्ट है। आप माइनस वाली लोगे तो भी आंसर सेम आएगा, क्योंकि ओवरऑल लास्ट में क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। आप कीजिएगा ऐड फर्स्ट एंड सेकंड। आप यदि पहली और दूसरी को क्या करोगे, ऐड कर दोगे, पहली और दूसरी को क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, तो क्या आने वाला है देखिए। तो पहली और दूसरी को ऐड करोगे तो x प्लस 1/x प्लस एक्स प्लस एक्स माइनस -1/x, ये प्लस माइनस 4, ये प्लस माइनस 12। आप यहाँ पे प्लस की वैल्यू ले लीजिएगा, ओनली ओनली किसके ले लीजिएगा, प्लस की लीजिएगा, क्योंकि दोनों लोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो प्लस की मैंने ले ली, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा, 2x इज इक्वल्स टू 4 प्लस √12। और √12 को आप सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हो, 12 के रूट को आप लिख सकते हो 4 × 3, 4 बाहर आके क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब पूरे में से 2 कॉमन लीजिएगा, ये आ जाएगा आपका, 2 से 2 कैंसिल आउट, x माइनस 2 क्या आ जाएगा आपका, √3 आ जाएगा। x माइनस 2 क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा, x माइनस 2 √3। और मैं अगला स्टेप यहाँ लिख देता हूँ, और x माइनस 2 का जो होल स्क्वायर है वो क्या आ जाएगा, √3 का स्क्वायर। और x माइनस 2 का जो होल स्क्वायर है वो क्या आ जाएगा, √3 का स्क्वायर कितना, 3। तो इसका आंसर कितना आएगा, 3 आएगा। इसका आंसर क्या आएगा, 3 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, चेक द डिविजिबिलिटी ऑफ दिस बाय 11। तो सबसे पहले जो 11 के डिविजिबिलिटी का रूल्स वो क्या है, वो है कि ओड प्लेसेस पे जो नंबर्स है और जो इवन प्लेसेस पे नंबर है उनका डिफरेंस यदि 11 से डिविजिबल है देन वो नंबर 11 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज वो नंबर 11 से डिविजिबल नहीं होगा। तो आपका नंबर है 2 3 7 8 5।
ये देखिएगा 1 पे 3 पे 3 पे, तो सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेस कितना, 2 + 7 + 5 कितना आ गया, 14 आ गया जी। सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेस बच गया, वो ऐड कर दीजिएगा। 8 + 3 कितना आ गया, 11। इनका डिफरेंस निकाल लीजिएगा, 14 - 11 दैट इज क्या आ गया, 3 आ गया। क्या 3 11 से डिविजिबल है, बिल्कुल नहीं है। तो ये नंबर भी 11 से क्या होगा, डिविजिबल नहीं होगा। आप चेक भी कर सकते हैं, चेक कीजिएगा। 23 78 और 5 11 पूजा 22 17, ये 1 टाइम जाएगा, यहाँ बच जाएगा 6, ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 6 टाइम्स 6 6, यहाँ बच जाएगा 2 3, 2 टाइम्स जाएगा, वो आएगा, आंसर बचेगा 3। अब एक चीज आपने इसमें नोट की, कि अपना जो डिफरेंस आ रहा था वो भी कितना है, 3, और जो यहाँ पे रिमाइंडर आ रहा है वो भी कितना है, 3। शायद एक बात आपको समझ में आ गई होगी कि जो डिफरेंस आता है वही क्या आता है, आपका एज ए रिमाइंडर आता है। बट एक चीज आपको इसमें विशेष ध्यान देनी है कि आपको हमेशा ओड प्लेस पे, ओड इधर से काउंट करना है, पहला दूसरा तीसरा, ओड प्लेस पे जो नंबर्स है उनको इवन प्लेस के नंबर से माइनस करना है, और फिर जो आंसर आया वही क्या होगा, रिमाइंडर। एक चीज और बता देता हूं मैं, बाई चांस इसमें रिमाइंडर आ जाता नेगेटिव, ठीक है, जगह क्या आता, -3 आ जाता, तो आप उसमें 11 ऐड करके उसको क्या बनाते, पॉजिटिव बनाते। -3 में 11 ऐड करोगे क्या आएगा, 8। उस कंडीशन में इसका आंसर क्या आता, प्लस का 8 आता। जब भी माइनस का ये आ जाए, ओड में से इवन वाला घटाने ध्यान रखना, और इधर से काउंटिंग शुरू करनी है, 1 2 3 4 5, ओड प्लेस वाले से क्या घटाना है, इवन प्लेसेज वाले घटाने हैं। फिर जो रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर है, पॉजिटिव है, देन वही आंसर है। यदि नेगेटिव आता है बाई चांस यहाँ पे, यहाँ डिफरेंस, तब उस डिफरेंस में आपको 11 क्या करना है, ऐड करना है। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, फैक्टराइज द फॉलोइंग, इनको फैक्टर करना है। बहुत ही इजी सा सवाल है आपके पास। ये फॉर्मूला लग जाएगा a² - b² यानी a - b a + b। ये बहुत इजी सा सवाल था। ये भी क्या हो जाएगा डायरेक्टली, a² - b² a - b और a + b। ये भी वो सेम सेम 1 - x और 1 + x। इसको अपन थोड़ा सा कर लेते हैं यहाँ पे, a² - b², वापस लगाना वही है बट यहाँ पे लिख लेते हैं, a + b का होल स्क्वायर माइनस c - d का होल। अब इसमें एक गलती मत कीजिएगा, a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला मत लगाइएगा, ना ही इसमें c - d के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाइए, क्योंकि आपको फैक्टराइज करना है। इसके फैक्टर बनाने हैं, तो इसको एज इट इज a मानिएगा, इसको b मानिएगा, और फॉर्मूला लगाएगा a² - b। फॉर्मूला क्या लगेगा, a - b मल्टीप्लाइड बाई a + b। ये फॉर्मूला लगाना है। ये आप इसको ओपन मत कर दीजिएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा सवाल। ये इसका आंसर आ गया, a + b - c + d, a + b + c - d। नेक्स्ट देखिएगा आप, द वैल्यू ऑफ द x इन द सीक्वेंस, इस सीक्वेंस में x की वैल्यू क्या आएगी। तो ये आप थोड़ा सा इसको देखोगे तो आपको सीधा सा दिख रहा है कि ये इसको क्या कर रहा है, ×2 कर रहा है। ये क्या हो रहा है, ×3 हो रहा है। ये क्या हो रहा है, ×4 हो रहा है। तो ये क्या होना चाहिए, ×5 होना चाहिए। तो x = क्या आएगा, 24 × 5 यानी 120 आ जाएगा। x कितना आएगा, 120 आएगा। The angles of a quadrilateral are in the ratio 1:3:7:9। रेशियो आपको गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच एंगल एंड राइट डाउन इट्स नेम। आपको हर एक एंगल का क्या करना है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और आपको क्या करना है, इस क्वाड्रिलेटरल को, ये कौन सा कोई स्पेसिफाइड क्वाड्रिलेटरल है क्या, देख लेंगे। चलो एक बार, सबसे पहले आप एंगल्स मान लीजिएगा x,
3x 7x और 9x, क्योंकि इसी रेशियो में तो एंगल ये हो जाएंगे। अब आपको पता है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स का सम क्या होता है, 360 होता है। तो ये आपके पास कितना आ गया, 360 आ गया जी, ठीक है। x और 3x 4x, 4 और 7 कितने हुए, 11, 11 और 9 20x आ गया। 20x बराबर कितना आ गया, 360। x बराबर कितना आ गया, 360 डिवाइडेड बाई 20, 0 से 0, ये आ गया 18 डिग्री, ठीक है। 18 आ गया तो आप एंगल निकालिएगा, तो x बराबर कितना, 18। 3x बराबर कितना हो गया, 3 इंटू 18 कितना, 54 डिग्री। 7x बराबर 7 इंटू 18, ये हो गया 126 डिग्री। और फिर 9x कितना, 9 इंटू 18 यानी 152 डिग्री। ये आपके एंगल्स आ गए, 18, 54, 126 और 162। अब आप एक रफ डायग्राम बना लीजिए क्वाड्रिलेटरल का, एक रफ डायग्राम बना लीजिए क्वाड्रिलेटरल का। मैंने एक डायग्राम बना लिया। ये एंगल 18 हो गया जी, बिल्कुल हो गया। अगला एंगल 54 हो गया, 4 हो गया। 126, 126 और 162, ये चारों एंगल हो गए। अब क्या इनमें ऐसा कुछ प्रॉपर्टी आपको दिख रही है? एक चीज आप थोड़ा सा गौर करो, इन दोनों का सम कितना आ रहा है, 180 डिग्री। इन दोनों का सम कितना आ रहा है, 180 डिग्री। इनका सम यदि 180 आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, यानी एक लाइन है, उसकी एक ही तरफ के एंगल्स का सम क्या आ रहा है। इसका मैं नाम दे देता हूं ए बी सी डी। एंगल बी और सी का सम 180 आ रहा है, एंगल ए और डी का सम भी क्या आ रहा है, 180 आ रहा है। देखिएगा तो इसका मतलब क्या हुआ। क्या मैं ये नहीं समझ में नहीं आ रहा कि ए बी इज इक्वल्स टू इज पैरेलल टू डी सी। अब आपको देखो, एंगल डी प्लस एंगल ए इज इक्वल्स टू 180 एंड एंगल सी प्लस एंगल बी इज इक्वल्स टू 180 implies that AB is parallel to BC। यानी इस क्वाड्रिलेटरल में एक पेड़ आपका क्या हो गया, पैरेलल हो गया। एक अपोजिट साइड्स का पेड़ क्या हो गया, पैरेलल हो गया। इट मींस ये कैसा ट्राइंगल, ये कैसा क्वाड्रिलेटर है, ये क्या है, ट्रेपेजियम है। ये कैसा है, ट्रेपेजियम। ये कैसा है, ट्रेपेजियम, यानी एक समलम चतुर्भुज है ये ट्रेपेजियम। तो इसका आंसर क्या आएगा, ये क्वाड्रिलेटर है जो एक ट्रेपेजियम है। Three prizes are to be distributed in a quiz contest. The value of the second prize is 5/6 of the value of the first prize, and the value of the third prize is 4/5 that of the second prize. If the total value of three prizes is Rs 150, find the value of each prize. सेकंड प्राइज की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, फर्स्ट प्राइज पे। थर्ड प्राइज की वैल्यू क्या है, सेकंड प्राइज पे। तो आप मानिएगा, लेट दी वैल्यू ऑफ फर्स्ट प्राइज, फर्स्ट प्राइज की वैल्यू आप मानिएगा x। तो वैल्यू ऑफ द, तो वैल्यू ऑफ सेकंड प्राइज क्या हो जाएगा, सेकंड प्राइज की वैल्यू फर्स्ट प्राइज की 5/6 है, x इंटू 5/6 यानी 5x/6, ठीक है जी। वैल्यू ऑफ थर्ड प्राइज, थर्ड प्राइज की वैल्यू क्या है, द वैल्यू ऑफ थर्ड प्राइज इज 4/5 ऑफ दैट ऑफ द सेकंड प्राइज। सेकंड प्राइज की वैल्यू ये है, इसकी 4/5, 5 से 5 कैंसिल, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, यानी 4x बाई, तो मैं लिख सकता हूँ 2x/3। अब देखिएगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बात ये है कि तीनों प्राइज की वैल्यू ने x प्लस 5x/6 प्लस
2x/3 इज इक्वल्स टू 150। एलसीएम ले लीजिएगा, एलसीएम आ जाएगा इनका 6, ये हो जाएगा 6x प्लस 5x प्लस 4x इज इक्वल्स टू 150। इनको जोड़िएगा, ये 15x आ जाएगा। इनको मैं आगे यहाँ लिख देता हूँ। तो 15x डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल्स टू 150। x बराबर 150 इन 6 डिवाइडेड बाई 15। तो ये x क्या आ गया, 60 आ गया। x क्या आ गया, 60, यानी x की वैल्यू 60 आ गई। तो आप बता सकते हैं कि वैल्यू ऑफ फर्स्ट प्राइस, फर्स्ट प्राइस की वैल्यू क्या थी, x ही थी। वैल्यू ऑफ फर्स्ट प्राइस क्या होगी, 60 होगी। वैल्यू ऑफ सेकंड प्राइस क्या होगी, सेकंड प्राइस की वैल्यू थी 5x/6, यानी 5 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 6 कितना आ जाएगा, 50। और वैल्यू ऑफ थर्ड प्राइस क्या आएगी, 2/3x, 2x/3 सॉरी, 2 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 3, तो ये आ जाएगा 40। तो ये आपके आंसर आ गए। यानी फर्स्ट प्राइस 60, सेकंड 50 और थर्ड वाला कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि ड्रॉ ए रोम्बस लेंथ ऑफ हुज डायगोनल्स आर 6 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। आपको एक रोम्बस ड्रॉ करना है जिसके डायगोनल की लेंथ आपको ऑलरेडी गिवन है। लेंथ क्या है, 6 और 4। अब आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि डायगोनल, जो रोम्बस के डायगोनल होते हैं उनमें एक प्रॉपर्टी होती है। क्या प्रॉपर्टी होती है, वो प्रॉपर्टी होती है कि रोम्बस के डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। 90 डिग्री पे क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। वही अपन को यूज लेनी है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं एक रफ डायग्राम बना लेता हूँ कि रोम्बस में इस टाइप से बना लेता हूँ। ये रोम्बस हो गया, ये एक डायगोनल और ये एक डायगोनल। इसकी लेंथ कितनी, 6 और इसकी क्या 4। एंगल कितने, 90 डिग्री। एंगल कितने, 90 डिग्री। एंगल 90 है, लेंथ आपके पास है, बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो ऊपर वाला पोर्शन कितना, 2 सेंटीमीटर, नीचे वाला कितना 2 सेंटीमीटर, ये वाला कितना 3 सेंटीमीटर, ये वाला भी कितना 3 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आप एक डायगोनल बनाइएगा। मैंने ये डायगोनल बना लिया कि लेंथ क्या है, 6 सेंटीमीटर। ठीक है जी। अब क्या करना है, इसका मेरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करना है। तो इसको जब आप लाइन सेगमेंट को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हो विद द हेल्प ऑफ कंपास, तो आप कैसे करते हो कि इसकी लेंथ से आधे से ज्यादा इसको आप कंपास को ओपन कर लीजिएगा। तो मैंने ओपन किया, एक क्रॉस यहां मारा, सिमिलरली एक क्रॉस नीचे मारा, फिर इधर आया, मैं उसको कंपास को बिना हिलाए हुए एक क्रॉस में यहां मारूंगा, दूसरा क्रॉस में यहां मारूंगा। अब इन दोनों को क्या कर दीजिएगा, मिला दीजिएगा। इन दोनों को क्या कर दीजिएगा, मिला दीजिएगा। तो अब जो मैंने ये खींचा था 6 सेंटीमीटर, अब ये इस क्या हो गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट। इट मींस ये सारे के सारे एंगल कितने हैं, 90 डिग्री है। ये सारे के सारे एंगल कितने हैं, 90 डिग्री है। अब देखिएगा, ये जो आपका डायगोनल है ये 4 सेंटीमीटर का, यानी 2 सेंटीमीटर ऊपर होगा और 2 ही नीचे होगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो आप कंपास को ओपन कीजिएगा 2 सेंटीमीटर और यहाँ पे रख के एक आर्क ऊपर काट दीजिएगा, एक आर्क काट दीजिएगा नीचे। फिर ये चारों पॉइंट आपके पास आ गए, इन चारों पॉइंट्स को आप मिला दीजिएगा। और जो जो अपने स्टेप किए ये सारे स्टेप आप राइट डाउन कर दीजिएगा, तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, टू टेप्स ए एंड बी कैन फिल एन ओवरहेड टैंक इन 10 hours and 15 hours respectively. Both the taps are opened for 4 hours and then B is turned off. यानी ए भर सकता है 10 सेकंड में, बी भर सकता है कितने में, 15 सेकंड में। और 4 घंटे के बाद बी को बंद कर दिया। तो अब जो है, हाउ मच टाइम विल ए टैंक फिल द रिमेनिंग टैंक। तो बचे हुए टैंक को भरने में अब ए को कितना टाइम लगेगा। अब देखिएगा, एज वर्क इन 1 hour। ए 10 घंटे में पूरा भरता है, तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 1/10 भरेगा, बिल्कुल भरेगा। बीज वर्क इन 1 hour कितना, 1/15 पार्ट भरेगा। ए प्लस बी दोनों का
1 घंटे का काम क्या होगा, 1/10 प्लस 1/15 कितना हो जाएगा, एलसीएम ले लीजिएगा, कितना आएगा 33 प्लस 2 यानी 5/30 इज इक्वल्स टू 1/6 पार्ट। दोनों मिलकर कितना भर देंगे, 1/6 पार्ट भर देंगे। अब दोनों ने एक साथ कितना काम किया, दोनों ने एक साथ किया 4 आवर काम किया, तो पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड इन 4 आवर्स कितना, 1 घंटे में 1/6 तो 4 आवर में कितना 2/3 पार्ट, 2/3 पार्ट। रिमेनिंग पार्ट टू बी फिल्ड, ऐसा पार्ट जो भी भरना बाकी है, पूरा टैंक कितना 1 में से इतना भर चुका, कितना बच गया 1/3। अब क्या करना है, 1/3 को अकेला कौन भर रहा है, 1/3 को अकेला भर रहा है ए, क्योंकि बी को बंद कर दिया, 1/3 को अकेला कौन भर रहा है, ए भर रहा है। तो आप लिखिएगा टाइम टेकन बाय ए टू फिल द रिमेनिंग टैंक इज इक्वल्स टू रिमेनिंग कितना 1/3, और ये 1 घंटे में बढ़ता कितना है 1/10, 10 चला जाएगा आपका ऊपर, तो 10/3 आवर्स और लगेंगे, या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ 3 and 1/3 आवर्स, यानी बचे हुए काम को करने में, बचे हुए काम को करने में अभी भी इसको कितना लगेगा 3.33 आवर्स लगेंगे। तो चलिए दोस्तों, ये वाला वीडियो अपन यहीं तक लेंगे, और इसके जो क्वेश्चन बच गए पेपर नंबर 13 के, ये नेक्स्ट पार्ट में लेते हैं अपन। और आई थिंक थोड़े क्वेश्चन बचे हैं, चलो फिर भी अपन, ये वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए यहीं पे ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।